आज हम बात करते हैं मॉर्गन ने जो अपना क्रॉस किया था डायहेड्रॉस ऑन द ड्रोसोफिला मेटामेटेस्टर, उसकी F1 जनरेशन को जो प्रेरणा ने लिखी थी उसकी हमने बात जो करी थी वो लास्ट वीडियो पर कर ली थी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पार्ट 1। आज हम बात करते हैं बेटा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पार्ट 2 के अंदर कि जो मॉर्गन को F1 जनरेशन मिली थी उसने उससे F2 जनरेशन कैसे प्रोड्यूस करवाई। अब F2 प्रोड्यूस कराने के लिए उसने क्या किया था बेटा F1 जनरेशन के अंदर उसने क्या किया था, मेल डोमिनेंट लिया था, फीमेल क्या ली थी, रिसेसिव ली थी। लेकिन जब F1 जनरेशन निकल के आती है तो फीमेल जो मिलती है हमें वो क्या मिलती है, डोमिनेंट मिलती है, और मेल जो मिलता है वो रिसेसिव मिलता है। यानी जो करेक्टर्स जो थे वो क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो इस तरह के क्रॉस को हम नाम देते हैं बेटा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जब अपोजिट सेक्स के अंदर क्या हो, करेक्टर्स का ट्रांसफर हो जाए। जैसे मदर के जो करेक्टर हैं वो बेबी के सन के अंदर आ जाए, और फादर के जो करेक्टर है वो किसके अंदर आ जाए, उसके डॉटर के अंदर आ जाए। इस तरह के इनहेरिटेंस को हम नाम देते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब मॉर्गन को क्या मिला था बेटा, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एक फीमेल मिली थी और एक डोमिनेंट रिसेसिव क्या मिला था, मेल मिला था। अब F1 जनरेशन जब मिल गई उससे F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये का क्रॉस करेंगे। तो इसके जो गैमेट है बेटा हमारे पास चार तरह के गैमेट मिल सकते हैं। एक तो बन सकता है कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू, एक बन सकता है स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, एक बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू, और एक बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू। तो इस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के हमारे पास चार तरह के गैमेट बन सकते हैं। इसमें से दो ही गैमेट बनेंगे, एक एक्स वाला गैमेट बनेगा और एक वाई वाला गैमेट बनेगा। क्रॉस कराने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं बेटा, एक तरफ फीमेल की गैमेट लिख दो, एक तरफ क्या लिख दो, मेल की गैमेट लिख दो, और गैमेट लिखने के बाद इनके आपस में क्या करा दी, हमने क्रॉस करा दी। जब मॉर्गन ने इनकी क्रॉस कराई आफ्टर F2 जनरेशन, F2 जनरेशन जब मॉर्गन ने ये सिलेक्ट करी तो उसमें उसने पाया कि पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं वो कितने कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं, 98.7%। यानी F2 जनरेशन के अंदर 98.7% जो प्रोजेन से मिली है वो एग्जैक्ट किसकी कॉपी है, जो पेरेंटल जनरेशन की थी। पेरेंटल जनरेशन से अलग जो कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं उन्हें उसने नाम दिया रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं, और इन्हीं नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का उसने रीजन माना था लिंकिंग। कि जो लिंकेज है उसी की वजह से क्या होता है, जो जीन्स है वो एक दूसरे के साथ सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। जो क्लोजली रिलेटेड जीन होंगी वो एक जैसे ही साथ जाएंगी। जैसे ए और बी जीन जो कम डिस्टेंस पे है तो वो एडिटिव नेक्स्ट क्रोमोसोम के अंदर क्या चल जाएंगी, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएंगी। इसी चीज को नाम दिया था लिंकेज मॉर्गन ने। तो आई होप आपको लिंकेज को समझ में आया होगा कि लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होती है, और लिंकेज का जो एक तरह का प्रोसेस है उसे लॉ ऑफ डोमिनेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जो हमने पढ़ा था मेंडल का तीसरा लॉ, उसके अंदर को एप्लीकेबल क्यों नहीं होती है, क्योंकि मेंडल को इस चीज के बारे में पता ही नहीं था। अगर मेंडल को ये चीज पता होती कि लिंकेज नाम का भी कोई प्रोसेस होती है तो शायद वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कभी दे ही नहीं पाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एल्फ्रेड स्टटबैर्ड की, जिसने क्या दिया था, जीन मैपिंग के बारे में बताया था, क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में बताया। तो अब हम बात करते हैं बेटा क्रोमोसोमल मैपिंग या फिर उसे दूसरा नाम लेते हैं जेनेटिक मैपिंग के बारे में। क्रोमोसोमल मैपिंग और जेनेटिक मैपिंग जो नाम था, जो एक कंसेप्ट था, ये दिया था बेटा मॉर्गन का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था एल्फ्रेड स्टटबैर्ड। एल्फ्रेड स्टटबैर्ड ने क्या किया था, इसने ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को एज ए डिस्टेंस की तरह डेवलप किया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने जो परसेंटेज निकल के आती है F2 जनरेशन के अंदर उस परसेंटेज को, यानी रिकॉम्बिनेशन की जो परसेंटेज है उसको इसने नाम दिया था रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। कि ये जो परसेंटेज निकल के आ रही है रिकॉम्बिनेशन की, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। और इससे क्या किया था, उसने मैप किया था पोजीशन ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम, और इसी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की मदद से उसने जीन्स की मैपिंग करी थी ऑन द क्रोमोसोम कि जितनी ज्यादा परसेंटेज आ रही है उसका मतलब क्या है, और जितनी कम परसेंटेज आ रही है उसका मतलब क्या है। इसके बेसिस पे उसने क्या किया था बेटा, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स को मैप करके दिखाया था कि अगर परसेंटेज इतनी आ रही है तो जीन्स इस जगह पे प्रेजेंट होंगी, अगर परसेंटेज इतनी से हो रही है तो इसका मतलब है कि जीन इस जगह पे प्रेजेंट है। उसने क्या बताया था, सपोज अगर 1% रिकॉम्बिनेशन आ रही है, कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आ रही है, 1%, तो इसका मतलब है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। सीएम का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, सीएम का मतलब है सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर 2% फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है तो उसका मतलब है कि 2 सेंटीमीटर। अब इसने क्या किया था बेटा, सबसे पहले इसने क्या किया था, कंडक्ट किया था क्रोमोसोमल मैप ऑन फ्रूट फ्लाई एक्स क्रोमोसोम। यानी एक्स क्रोमोसोम फ्रूट फ्लाई के सबसे पहले क्रोमोसोमल मैप किसने दिखाया था, एल्फ्रेड स्टटबैर्ड ने दिखाया था। इसने क्या बताया था, जैसे सपोज क्रॉसेज हम लोग करवाते हैं, क्रॉसेज के अंदर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 1.3%। तो उसने बोला कि 1.3 का मतलब है कि 1.3 सेंटीमीटर।
यानी उन दो चीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही जब क्रॉस बी हम करवाते हैं बिटवीन आई कलर एंड विंग्स टाइप, उसके बीच में जो कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल के आती है वो निकल के आती है बेटा 37.2%, जिसका मतलब उसने बताया कि 37.2 सेंटीमीटर। अब अगर इसे हम एक तरह से क्रोमोसोम के ऊपर टैप करके देखें तो क्या मतलब बनता है इस चीज का। जैसे सपोज ये क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पहली जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, पहला क्रॉस है। और पहला क्रॉस किसके बीच में हुआ था, बिटवीन बॉडी कलर एंड आई कलर। और बॉडी कलर के लिए वाई डोमिनेंट है और यहाँ पे ये डब्ल्यू डोमिनेंट है। वाई वाई डोमिनेंट का मतलब क्या है, ब्राउन बॉडी कलर है। डब्ल्यू डोमिनेंट का मतलब क्या है कि ये रेड आई कलर है। ऐसे ही एम प्लस का जो मतलब है ये क्या है, मिनिएचर। मिनिएचर मतलब रिसेसिव है और एम प्लस का मतलब नॉर्मल मिन साइज है। तो पहला जो क्रॉस कराया था मॉर्गन ने वो क्या था, क्रॉस ये है बिटवीन बॉडी कलर एंड आई कलर, और उनके बीच में जो कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल के आई है वो है 1.3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि बॉडी कलर और आई कलर की जो जीन है उनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 1.3 सेंटीमीटर। और जो दूसरा क्रॉस है, दूसरा क्रॉस किस किस के बीच में है, बिटवीन आई कलर एंड विंग्स टाइप, इसके बीच का जो कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है 37.2%। इसका मतलब है कि आई कलर और विंग्स के साइज में जो जीन्स है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 37.2 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें ये पता लगता है जिन जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम आई है यानी कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम आई है, इसका मतलब है कि वो जीन्स क्या है, टाइटली पैक्ड जीन्स है और वो लिंकेज बहुत ज्यादा सुपर है। और जिनसे जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा आ रही है इसका मतलब है कि वो लूजली पैक्ड जीन्स है। और लूजली पैक्ड जीन्स होंगी तो उनके बीच में लिंकेज क्या है, कम होगी, लिंकेज कम होगी। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है लिंकेज कम होती जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि लिंकेज जो होती है वो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी लिंकेज कम होगी, जैसे जैसे लिंकेज बढ़ेगी इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, कम है। तो आई होप आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्लियर हो गया होगा कि लिंकेज क्या थी, रिकॉम्बिनेशन क्या थी। और उसके बाद क्रोमोसोमल मैपिंग और जेनेटिक मैपिंग क्या है। जेनेटिक मैपिंग और क्रोमोसोमल मैपिंग का मतलब होता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स को मैप करके दिखाना कि किस जगह पे कौन सी जीन प्रेजेंट है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, बायोसिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोसिलेटेड 20 को फॉलो करें। थैंक यू।